हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलनी भी चाहिए क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले हैं, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण योगदान आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन का होने वाला है। दोस्तों, उसी क्रम जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन वर्दी 2025 के तहत आपको जो स्टैटिक जीके की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कराई जा रही है। यूट्यूब पर पहली बार आपको स्टैटिक जीके का एक नया तरीका यहाँ पढ़ने को मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो मिशन वर्दी 2025 के तहत आपको एसएससी, जीडी, यूपीपी, रेलवे और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी भर्ती को ध्यान में रखते हुए आपको जो जीके जीएस की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, उस श्रृंखला में हमारे पास 150 से 200 टॉपिक होने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी। तो आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है जो कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने एक बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में ये प्लेटफॉर्म यानी कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन आज आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। देखिए, शुरू से एंड तक का देखने का दोस्तों कारण और मतलब और रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आज हम जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी है, इसके बारे में अगर फुल जानकारी लेना चाहते हैं, इससे संबंधित जितने भी डाउट है, अपने सभी डाउट को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 मिनट में ही पूरी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी आपको घोल के पिला दी जाएगी, क्योंकि आपको देखना है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आज आपके पूरे डाउट यहाँ क्लियर कर देंगे। और जो पारिस्थितिकी आज हम जो लगभग 20 से 25 मिनट की हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, हम इसमें आपको सब कुछ कवर करा देंगे। और उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, कि वो सब इसी क्लास से आपको देखने को मिलने वाले हैं। 90% आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आप पहले क्लास को शुरू से एंड तक देखिए, फिर इसका एनालाइज करिए कि क्लास में है क्या। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए। जब आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो यहाँ से ही आपकी क्लास की स्टार्टिंग है और आप समझ जाएंगे कि इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी कि इकोलॉजी क्या है उसे हम समझ लेते हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो चलिए देखिए देखिए क्या है कि जो इकोलॉजी है, जो हमारी पारिस्थितिकी है, इस पूरा जो सिस्टम है ये है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए, जो जीवधारी होते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आपके समझ में आया होगा कि जीवधारी कौन है। उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी शामिल है। और जो मनुष्य है उसका जो वातावरण है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके साथ जो उसका संबंध है और उस संबंध का जो अध्ययन होता है वही इकोलॉजी है। दोस्तों एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, अब जब मनुष्य और इनका जीवधारियों का जो वातावरण से जो संबंध है और उस संबंध का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे हम फैक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को बहुत ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। आपको ऐसे फैक्ट मिलेंगे यहाँ से कि बिल्कुल परीक्षा में सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए, इकोलॉजी अभी हमने पढ़ा कि इकोलॉजी क्या होती है कि जीवधारियों का वातावरण के साथ जब जो अध्ययन होता है उसे हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो जो इकोलॉजी है, जो सिस्टम है, इस तंत्र की जो खोज की और इकोलॉजी शब्द का जो जन्म हुआ,
इसका जो प्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में, ध्यान देना है, सबसे पहले रिटर ने 1865 में, उसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया। ठीक है, ध्यान देना, ये बिल्कुल सेम टू सेम लाइन लिखी हुई आपको परीक्षा में मिलेगी। जो टीचिंग परीक्षाएं होती हैं उसमें तो जब सी टेट पास करते हैं तो वहाँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी हो जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको ये डेट ध्यान देना है। और अर्नेस्ट हैकल को तो कई बार यूपी टेट और सी टेट के में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि सर्वाधिक स्थायी। दोस्तों ये विकल्प में आपको दे देगा वहां पर कि नदी, तालाब, सागर और महासागर। तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो ये जो है महासागर में पाया जाता है। कई बार विकल्प में घुमा घुमा के पूछेगा, पर आपको ध्यान देना है कि सबसे अस्थायी जो पारिस्थितिकी पाया जाता है तो वो महासागर में ही पाया जाता है। क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे ने भी इस प्रश्न को पूछा है। चलिए आगे देखिए, अगला जो बिंदु है हमारा, अगला जो फैक्ट है वो है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों, देखिए ये आ गया ना, यहाँ पर जो रचना वहां पर ऐसी था, परंतु यहाँ रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, मिली जुली इकाई क्या कहलाती है? तो उसे हम जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं, आपको इनमें कंपेयर करना है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है। तो हमें इन शब्दों पर ध्यान देना है। देखिए क्लास को एंड तक बने रहना है, तभी हम आज का जो टॉपिक इकोलॉजी है उसके 100% फैक्ट को कवर कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में इससे पूछा गया है कि जो इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम है या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है एजी टांसले ने। जो शब्द है इकोलॉजी सिस्टम, इकोलॉजी जो सिस्टम है या ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। और कब किया? ये 1935। ध्यान देना, इस डेट को भी पूछ लेता है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत कौन है। जो एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। ठीक, चलिए आगे देखिए, पर्यावरण की ध्यान देना, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की कार्यात्मक यूनिट इकाई क्या है? उसे हम पारितंत्र बोलते हैं। चलिए देखिए आगे देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, इस क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। देखिए अब यहां से समझना है बहुत अच्छे से। जब आज आप यहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए जो पारिस्थितिकी है यानी इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो बना है इकोसिस्टम, ये दो तरह के कंपोनेंट यानी घटकों से मिलकर बना है। तो जो पहले घटक हैं वो हैं जैविक घटक, दूसरे अजैविक घटक। ठीक, इस अजैविक घटक को हम लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं और जो अजैविक घटक है इन्हें हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक, अब हम पहले जो है जैविक घटक पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया। जो जैविक घटक हैं, जो लिविंग कंपोनेंट हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है वो है उत्पादक। ठीक है, पहला जो भाग है उसे हम उत्पादक कहते हैं और दूसरे भाग को हम उपभोक्ता कहते हैं और तीसरे भाग को हम अपघटक कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस पे फुल तरीके से यानी पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। इस पे आपको एक एक डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, बने रहिए क्लास में एंड तक।
देखिए पहले जो हमने देखा कि जो जैविक घटक है इसे हमने 3 भागों में विभक्त किया था। पहला भाग पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला भाग जो था वो था उत्पादक के रूप में। तो उत्पादक द्वारा, फिर दूसरा भाग था हमारा उपभोक्ता के रूप में, और तीसरा था अपघटक के रूप में। तो देखिए हम एक थोड़ा सा यहाँ एक श्रृंखला बनाना चाहेंगे। ठीक है, ये एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला है। इस खाद्य श्रृंखला में पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ होते हैं यहाँ होते हैं उत्पादक, यहाँ होते हैं पेड़ पौधे, दूसरे नंबर पर होते हैं उपभोक्ता, ठीक है, और तीसरे नंबर पर होते हैं अपघटक। ठीक है, यहाँ होते हैं प्रोड्यूसर, यहाँ होते हैं कंज्यूमर, और यहाँ होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अपघटक के रूप में। तो ये क्या काम करते हैं, ये होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को हम जो है यहाँ पर उत्पादक बोलते हैं, और पेड़ पौधों को खाने वालों को हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, और उपभोक्ताओं का जो कंपोजिट रूप में बदलने वाले को हम अपघटक कहते हैं। तो ये जो उपभोक्ता है ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, उत्पादक द्वारा जो उत्पादित खाद्य पदार्थों का जो उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखा भी रहे थे कि उत्पादक द्वारा यानी पेड़ पौधों के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपभोग करने वाले जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता बोलते हैं यानी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक, अब हमने देखा कि ये उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो जो उपभोक्ता है 3 प्रकार के, एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीय कौन होते हैं, तृतीय कौन होते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन से उपभोक्ता आते हैं, हम सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, वे जीव, ध्यान देना बड़े अच्छे से, इसे आप जब 10-5 मिनट की क्लास को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होने वाला है। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं, ध्यान देना, वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, तो इसमें बकरी, गाय, भैंस, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक के रूप में होते हैं। हरे पौधों के द्वारा हमें घास, फूस, पत्ती के रूप में मिलता है, और फल फूल के रूप में भी यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपने देखा कि जब घास फूस होता है तो बकरी, गाय और भैंस खाती हैं। ठीक है, अब आप जब देखेंगे कि अगर पेड़ पौधों के द्वारा फल फूल आता है तो वहाँ आपने देखा कि फल के रूप में जब वहाँ से फल मिलता है तो उसे मनुष्य भी खाता है, और गाय भैंस भी फल के रूप में उसे खा लेती है। ठीक है, तो आगे आपको इतना कहने का मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक के रूप में होते हैं उनसे हमें फल फूल भी मिलते हैं, उस फल फूल को मनुष्य भी खाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इसकी चर्चा कर रहे थे। चलिए आगे देखिए, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि जो उत्पादक हैं, उत्पादक को जो खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, और अब आगे क्या है कि जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता कौन कौन होते हैं, हमें इसका जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों को बकरी, गाय, भैंस ने खाया। अब जो गाय, भैंस, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता बन गए, अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले को हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, और जो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में भेड़िया, मोर, लोमड़ी हैं। ठीक, ऐसे ही आगे जब श्रृंखला चल रही है, जब एक खाद्य श्रृंखला चल रही है, तो इस खाद्य श्रृंखला में जो द्वितीय उपभोक्ता हैं इन्हें अपना भोजन के रूप में प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। देखिए आगे लिखा भी है कि द्वितीय उपभोक्ताओं को, देखिए यहाँ लिखा है कि द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता। ठीक, और तृतीय उपभोक्ताओं के कौन कौन होते हैं, तो उसमें देखिए बाघ, शेर, चीता। ठीक,
तो आपने देखा कि जो जैविक घटक होते हैं उनके तीन पार्ट होते हैं, एक उत्पादक, ठीक, दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को हमने तीन कैटेगरी में बदला, कौन कौन सी? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अब ऐसे ही जो जैविक घटक का तीसरा पार्ट अपघटक है, अपघटक कौन होता है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, उसे हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। क्लास में एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो जब आप इस आज पूरी क्लास को देखेंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम का जो एक खाद्य श्रृंखला है, आज आप उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो सिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है, ये एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही चल रहा है। चलिए आगे देखिए। तो हमने बताया था कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो हमने जैविक घटक के तीन कंपोनेंट्स थे जिनमें दो पर चर्चा कर ली है। अभी एक घटक जो अपघटक के रूप में होता है उस पर अभी चर्चा नहीं की है, उस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। पहले हम अजैविक घटक को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है। जैसे जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था, ऐसे ही अजैविक यानी कि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक है कार्बनिक, ध्यान देना, कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक घटक, ठीक है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे कि कार्बनिक अजैविक घटक और अकार्बनिक अजैविक घटक। पहले हम कार्बनिक अजैविक घटक के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हमने देखा कि पहले हम देखते हैं कि कार्बनिक अजैविक घटक कौन होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जब परीक्षा में विकल्प के रूप में आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन कार्बनिक घटक है, ठीक है, कि कौन कार्बनिक अजैविक घटक है, तो आपको मतभेद नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि आज आप अपना यहां से कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। आज के बाद आपका इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो कार्बनिक अजैविक घटक, आप इन तीनों को ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आपको विकल्प में कोई चौथी वर्ड होगा, जैसे मैं आपको यहाँ एक प्रश्न बनाता हूं, तो बताइए कि निम्न में से कौन कार्बनिक अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए आपको ये तीन विकल्प में होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, वसा भी होगा। अगर आपको दोस्तों खनिज दे दे तो दोस्तों 99% बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलत कर देंगे। बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि क्या वसा नहीं है, क्या प्रोटीन नहीं है। तो आपको ध्यान देना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कार्बनिक अजैविक घटक हैं, भूलना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और बन रहे हैं। अब आपको देखना है कार्बनिक अजैविक घटक तो आपने पढ़ लिया, अब आपको अकार्बनिक अजैविक घटक के बारे में पढ़ना है। तो वो कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो आपको ध्यान देना है मृदा, जल, वायु, ठीक है, और खनिज। यानी कि ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं आप देख रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए नेचुरली हैं, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको देखना है कि मृदा, जल, मृदा मतलब होता है मिट्टी, और जल आप जानते ही हैं, और वायु और खनिज, ये जो चारों हैं आप देख रहे हैं, ये अकार्बनिक जैविक घटक हैं। क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको फैक्ट क्लास दी जा रही है। आज के बाद आपका इसमें डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। आप जो आज फैक्ट की क्लास पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा इकोलॉजी, आप इससे संबंधित जितने भी PYQ या MCQ लगाने आप लगाइए, और तब हमें बताइए कि सर इसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं मिले, ठीक है। आपको 99% क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं, इन्हीं फैक्ट पर मिलने वाले हैं। बस हो सकता है कि फैक्ट को घुमा घुमा कर आपसे पूछ सकता है, उसकी जरूरत है कि आपको क्लास को कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करनी है, ठीक है। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमने देखा कि जो जैविक घटक है, तो जैविक घटक, ठीक है, और एक होता है अजैविक घटक। जो इकोसिस्टम है दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना था, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक के हमने तीन कंपोनेंट्स, इन तीन भाग देखे थे। तीन भाग में हमने उत्पादक को पढ़ लिया, हमने उपभोक्ता को पढ़ा, परंतु हमने अपघटक को नहीं पढ़ा। ऐसे ही जो अजैविक घटक था उसके हमने दोनों जो भाग थे, यानी दो भाग थे, कौन कौन से, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, तो दोनों को पढ़ लिया।
अब हमने देखा है कि अब हमने देखना है जो जैविक घटक था उसका एक भाग रह गया था, उसका नाम था अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? तो दोस्तों अपघटक जो है कवक और जीवाणु होता है, ठीक है। कवक यानी फंगी और जीवाणु बैक्टीरिया, ये क्या काम करते हैं? ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना है आपको कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आज आपने पकड़ लिया तो आने वाले समय में आप कभी भी नहीं इस टॉपिक को भूलेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि एक खाद्य श्रृंखला होती है, इस खाद्य श्रृंखला में यहाँ पर उत्पादक होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, और यहाँ पर उपभोक्ता होते हैं जिन्हें हमने 3 कैटेगरी में डाला था, 3 ग्रुप में डाला था, और यहाँ हमारे अपघटक होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो खाद्य श्रृंखला ऐसे चलती हुई आई और फिर ये इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला सीधे रूप में चलती है। तो जो पेड़ पौधे हैं यहाँ से तैयार हुए, इन पेड़ पौधों को उपभोक्ताओं ने उपभोग करा और उपभोक्ताओं को 3 कैटेगरी में डाला, और जो तीसरी कैटेगरी का जो उपभोक्ता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो अपघटक के रूप में कवक और, ठीक है, कवक और जो जीवाणु होते हैं वो इसे कंपोजिट रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और जब ये कंपोजिट रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये जो मिट्टी होती है एक पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होती है, और जब इस मिट्टी का प्रयोग इन पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से हरे भरे होते हैं। तो दोस्तों जब ये पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, फिर इन पेड़ पौधों का उपभोग उपभोक्ता करता है, ठीक है, और फिर यही खाद्य श्रृंखला ऐसे चलती रहती है, ठीक है, इस तरीके से सीधे क्रम में। इसका जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है, इसका जो पिरामिड है सीधा होता है। आपको इसे बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। दोस्तों थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का अभाव है, अन्यथा आपको यहाँ एक एक पॉइंट क्लियर और भी कर दिया जाता, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं आप एक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें आगे भी बहुत डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। देखिए देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं जो हमने अपघटक क्या होते हैं। तो अपघटक हमने बताया कि जो कवक यानी फंगी और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो तृतीय उपभोक्ता को अपघटित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो अपघटक होते हैं, जो कवक और जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चन में क्या कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं। कई बार पूछा है कि सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक के रूप में, क्योंकि ये जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो दोस्तों इन्हें जो सड़ने और गलाने के रूप में, तो इन्हें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो अपघटक होते हैं वो इन्हें अपघटित कर देते हैं, किसमें? पोषक तत्वों के रूप में। उन पोषक तत्वों को हमारे जो उत्पादक हैं उसका उपभोग करते हैं और वो एक अच्छे हरे भरे पेड़ पौधों के रूप में हो जाते हैं। तो ये श्रृंखला चलती रहती है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर, ठीक है, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों व ऊर्जा का रूपांतर क्या कहलाता है। जो देखिए बात हम आपको बता चुके हैं वही बात यहाँ पर लिखी है कि एक जीव यानी कि ऐसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो उत्पादक है वो जीव ही तो है। अब जो प्रथम उपभोक्ता है जैसे गाय भैंस बकरी, उसके द्वारा अगर एक जीव को खाया जाता है और खाने के बाद जब गाय भैंस को एनर्जी मिलती है, और जब गाय भैंस को खाने पर भेड़िया और लोमड़ी को एनर्जी मिलती है, और जैसे ही लोमड़ी और भेड़िया को खाने पर शेर चीता को एनर्जी मिलती है, तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर जो पोषक तत्वों के तथा ऊर्जा का रूपांतरित तो हुआ, यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ परिवर्तित हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार जब वो अपघटक जो है कंपोजिट खाद बनाते हैं, तो उस कंपोजिट खाद को जब पेड़ पौधे उपयोग में लाते हैं तो पेड़ पौधों में भी एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, एक पोषक तत्वों का यहाँ संचार हो जाता है। तो इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए जो खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखला में भाग लेने वाले कौन कौन हैं तो उसको भी आपको जानना जरूरी है। इस खाद्य श्रृंखला में कुछ ज्यादा नहीं 3 ही प्रकार के जैविक घटक होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला बनती है किससे बनती है? एक उत्पादक जो स्टार्टिंग में पेड़ पौधे होते हैं, आगे जो उपभोक्ता होते हैं, इन्हें हमने 3 भागों में बांटा था उपभोक्ताओं को, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तीसरे जो स्टेज पर अपघटक होते हैं जिन्हें सफाई कर्मी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। और
इसमें तीन ही जो घटक होते हैं वो भाग लेते हैं, इसमें जैविक घटक में। तो जो जैविक घटक जो है, तीन कंपोनेंट इसमें भाग लेते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इनके द्वारा मिलने से ही एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, और ऐसे ही इसमें ऊर्जा का संचार होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि देखिए, अब हम काफी इस क्लास में चर्चा कर चुके हैं, परंतु हमें अब देखना है मनुष्य के बारे में। देखिए, इस खाद्य श्रृंखला में इस कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है। ये मनुष्य, मानव, यानी इंसान एक ऐसा है जो इस खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं के रूप में काम करता है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। इसे कई बार, अनगिनत बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है। सभी तरीके की परीक्षाओं में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या अन्य किसी भी, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यूपीपी, एसएससी, जीडी, सभी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। और दोस्तों, नई तैयारी करने वाले 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, तो वहां पूछता है कि मानव कैसा उपभोक्ता है, मानव प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, और विकल्प में होता है कि मानव जो है प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है, तो वहां विकल्प को ध्यान देना है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही कैटेगरी में आता है। इसीलिए मनुष्य को जो है सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। इस बात को, इस शब्द को ध्यान दे लो। जब आप PYQ लगाएंगे, जब आप MCQs लगाएंगे, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य सर्वाहारी है। चलिए आगे देखिए, किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया गया किसे किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऊर्जा पिरामिड। क्या बोलते हैं हम उसे? ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड बोलते हैं, जो उसकी ऊर्जा एनर्जी लेवल को, स्तर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि ऊर्जा पिरामिड कैसे होता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार टीचिंग एग्जाम की जो टेट और सीटेट की परीक्षा होती है, कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसे होता है। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे जो लास्ट पॉइंट है, आगे क्या है कि सर्वाधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वर्षा वन का मतलब है कि सदाबहार वन। और ये वर्षा वन और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये जो है, जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा कुछ पॉइंट है और आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट है कि जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र दोस्तों बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए कि यह जो है कर्नाटक में है। तो दोस्तों, आज की आपको ये क्लास कैसी लगती है, एक कमेंट करना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्लास को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय भारत। ठीक है, ओके।